चलिए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हेलो सुनीता, हेलो हरिवंश, हेलो बिहार के लाल, सभी को राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। हेलो आरती भाई, मेरी क्लास आधे घंटे से चल रही है, ठीक है, पूरे 24 मिनट से मेरी क्लास चल रही है। और यहाँ पे कैमरे ही नहीं ऑन किया गया था, ठीक है, कैमरा ही नहीं ऑन किया गया था, जिस वजह से आप लोगों को ये क्लास दिख नहीं रही थी। बात समझ में आई? क्या दिक्कत थी? कैमरा ही नहीं ऑन किया गया था, जो मेन कैमरा था उसे ऑन नहीं किया गया था, इस वजह से दिक्कत थी। मैं तो आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, काफी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो मैंने इतना सारा पढ़ा भी दिया, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने इतना सारा पढ़ा भी दिया, इतनी सारी बातें देखो मैंने पढ़ा भी दिया, आप लोगों को सब बता दिया कि देखो एग्जामपुर परिवार द्वारा कौन कौन से बैचेस लॉन्च किए गए, ये सब बता दिया मैंने, ठीक है, ये क्लासेस भी करा दी, सारी चीजें ये सब पढ़ा भी दिया है ना। हम तो आगे बढ़ गए थे, तो कैमरा ही नहीं ऑन किया इन लोगों ने। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। सेशन को शेयर कर लेना। चलो अब जो टाइम बचा उसमें कवर कर लेते हैं, ठीक है। वो तो मैंने अभी ध्यान दिया, मोबाइल ओपन किया तब मैंने देखा कि आप लोग जब बोल रहे हो यहाँ पे कमेंट में देखा कि बच्चे बोल रहे हैं क्लास तो अभी तक हुई ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुई, आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, लुटिया डूब गई। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, आइए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते, देखो हमने बता दिया, देखो अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर बात हो रही थी कि जो कार्टेल का उदाहरण कौन सा, तो ओपेक है, जो 13 सदस्य है, इस पे आप सब देख लेना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक, वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, ठीक है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी आ जाती है, ठीक है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद हरिवंश राज जी। चलिए सुनीता, हरिवंश, बिहार के लाल, सभी बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताएंगे कि हाल ही में जारी जो वैश्विक मानव विकास सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक क्या है, ठीक है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी आ जाती है, ठीक है। वैश्विक मानव विकास सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो कौन सी आ जाती है, ग्लोबल किसमें बोला गया, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक इसमें कौन सी, याद रखना 134 नंबर पे भारत कहां पर है, ग्लोबल ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इसमें भारत की रैंक कौन सी आ जाती है, तो याद रखना इसमें 134वें नंबर पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस में क्या लिखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक, इसे क्या लिख लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है। इसमें भारत की रैंक कौन सी आ जाती है, तो लिख लीजिएगा 126वें पायदान पर, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी आ जाती है, तो 126वें पायदान पर, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 82वें में कम पावरफुल पासपोर्ट में, यानी कि जो शक्तिशाली पासपोर्ट में, पावरफुल पासपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है, तो याद रखना 82वें नंबर पर है। और ग्लोबल हंगर में, ठीक है, भुखमरी विश्व वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कहां पर आ जाती है, तो लिख लीजिएगा वैश्विक भुखमरी, ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, इसमें जो भारत की रैंक है वो कौन सी आ जाती है, तो नोट करेंगे बच्चों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है 111वें पायदान पर आ जाती है, कहां पर है, 111वें पायदान पर, कहां, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। और ये क्या, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134वें नंबर पर भारत है, ठीक है। चलिए, हाँ, प्रेस में 161वें पायदान पर, बिल्कुल याद रखना, प्रेस की स्वतंत्रता में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहां पर, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, यानी कि जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कहां पर है, तो याद रखना भारत इसमें आ जाता है 161वें पायदान पर, कहां पर, 161वें पायदान पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा आ जाता है। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कार्बन के शुद्ध रूप की बात हो रही है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बच्चों इसमें क्या मिलेगा, तो लिख लीजिएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर, ग्रेफाइट हो जाएगा, नोट करेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जहां रेट की बात हो रही है, मतलब जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जन्म से लेकर के 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है, ठीक है, जन्म से लेकर के, जैसे किसी बच्चे का मान लो आज जन्म हुआ है, आज की तारीख में जन्म हुआ है, तो जन्म से लेकर के कहां पर, जन्म से लेकर 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम उम्र,
कि बच्चों की जो मृत्यु दर है वो किस राज्य में सबसे कम है। ठीक है, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जहां पर मृत्यु दर कम है वो कौन सा राज्य आ जाएगा। तो इसमें देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाँ केरल राज्य हो जाएगा। क्या होगा, केरल राज्य हो जाएगा, ध्यान रखना। केरल की बात करें बच्चों तो केरल में जो मृत्यु दर है ना, मृत्यु दर की बात करें यानी कि जो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम कहां है, याद रखेंगे केरल में। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है, सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर है, सबसे ज्यादा मृत्यु दर, सबसे ज्यादा जो मृत्यु दर है ये किस राज्य में आ जाती है, तो लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, जो बाल मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा किस राज्य में आ जाती है, मध्य प्रदेश के अंदर। क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर आपको मिलेगी, नोट करेंगे। ठीक है, कहां मिलेगी, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर आ जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन के, इनमें से स्टेनलेस स्टील में कठोरता लाई जाती है। जो स्टेनलेस स्टील है ना बच्चों, जो हमारे घरों में हम लोग स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप देखिएगा बर्तन की जो थालियां होती है, बर्तन जो स्टील की, स्टेनलेस स्टील की ग्लास होती है, कटोरियां होती है, तो ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। तो इनमें से बताएंगे किसका इस्तेमाल किया जाता है कठोरता के लिए। ठीक है, कठोरता के लिए देखो स्पेशली अगर देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम और निकिल, किसका इस्तेमाल होता है, निकिल और क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस साथ में क्या होता है, कार्बन। ठीक है, कार्बन जो होता है बच्चों याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्बन। कार्बन मिलाया जाता है कठोरता के लिए। ठीक है, जो स्टील होता है उसको कठोर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। किसका होता है, कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो कपड़े धोने वाली मशीन है ये किस सिद्धांत पर, किस थ्योरी पर ये काम करती है, बताइएगा। ठीक है, कपड़े धोने वाली जो मशीन है ये किस थ्योरी या किस कॉन्सेप्ट पे ये काम करती है, आइए जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब केंद्रीकरण, इसमें क्या होता है, कौन सा इसमें नियम लगता है, तो अब केंद्रीकरण का नियम लगता है, जिसकी वजह से कपड़े जो हमारे होते हैं वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं या फिर धुल जाते हैं, नोट करेंगे। ठीक है, अपोहन, देखो अपोहन जो डायलिसिस है, ठीक है, डायलिसिस कहां पर होता है, जब किसी व्यक्ति के, देखो जब किसी व्यक्ति के ब्लड जो है ना वो प्यूरिफाई नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं जो ब्लड हो फिल्टर नहीं होता है। कई बार आपने देखा किडनी के मरीजों का, जो किडनी के मरीज होते हैं तो उनकी किडनी काम करना प्रॉपर नहीं तरीका पाती है, या फिर जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट है उनकी किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती, ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता, तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, याद रखना यहाँ पे डायलिसिस के लिए रिकमेंड करते हैं। तो बच्चों जो डायलिसिस होता है ना ये रक्त को शुद्ध करता है। क्या होता है, रक्त को शुद्ध करने के लिए क्या होता है, तो नोट करेंगे, रक्त को शुद्ध करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, आप जो पानी हम लोग पीते हैं आरओ की बात करते हैं कि हमारे घर में क्या लगा होता है, जो आरओ फिल्टर प्लांट आरओ फिल्टर जो लगा है पानी को फिल्टर करने के लिए, ये किस थ्योरी पे काम करता है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस थ्योरी पर ये काम करता है, ध्यान रखें। किस पे, रिवर्स ऑस्मोसिस पे। और डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण की बात करें ना तो विसरण बच्चों क्या होता है, फैलाव होता है। जैसे कि अगर हम बात करें अगरबत्ती, आप लोग हम जैसे धूप बत्ती की बात करें या फिर अगरबत्ती जो अपने घरों में हम लगाते हैं भगवान जी को, देखा होगा पूरे हवा के द्वारा कई पूरे क्षेत्र में क्या होती, फैल जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो याद रखा ये डिफ्यूजन पे काम करता है। क्या ये डिफ्यूजन पे काम करता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पे, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, साहित्य जो एकेडमी अवार्ड है ये कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, और सभी लोग क्लास को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, सुनीता, हरिवंश, जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव है सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, बताइएगा कितनी भाषाओं में, ठीक है, कितनी भाषाओं में ये हिंदी साहित्य जो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये प्रदान किया जाता है, कितनी भाषाओं में बताएंगे, 22, 15, 20 या 24, क्या लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये बच्चों कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो याद रखेंगे 22+2, ठीक है, 22+2 यानी टोटल मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितने में दिया जाता है, 24 में। अब देखो ये 22 और 2 मैंने क्यों लिखा, 22 वो भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, 22 भाषाएं वो जो 8वीं अनुसूची में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 8वीं अनुसूची की कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, और 2 भाषा कौन सी आ जाएगी, तो हिंदी, सॉरी आपकी 2 भाषाएं कौन सी आ जाएंगी बच्चों, तो राजस्थानी और इंग्लिश। क्या लिखेंगे, राजस्थानी और इंग्लिश। ठीक है, राजस्थानी भाषा की बात कर लेते हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा, इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी। तो ये 2 अन्य भाषाएं मिलाकर टोटल कितनी हो जाती, 24 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। कब हुई थी, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा साहित्य अकादमी जो संगठन है ना ये प्रदान करता है ये पुरस्कार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 24 भाषा हो जाएंगे।
आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, ठीक है। शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री है जो भारत आया था, ठीक है, बताएंगे। शाहजहां के शासन काल में, देखो शाहजहां का टाइम क्या था बच्चों, शाहजहां का जो टाइम था ना, मुगल दरबार की बात कर लेते हैं, तो शाहजहां का नाम क्या था, खुर्रम नाम था। इसे क्या बुलाते थे, खुर्रम के नाम से ये जाना जाता था, ठीक है, किस नाम से, खुर्रम। और इसका शासनकाल कब से शुरू होता है, 1627 से 1658 के बीच में, ठीक है। ये समय किसका रहा, तो याद रखेंगे शाहजहां का शासनकाल रहा है, ठीक है। जहांगीर का ये बेटा था, किसका बेटा था ये, जहांगीर का ये बेटा था, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर बोला गया कि कौन विदेशी यात्री आया, तो निकोलस मानुची, कौन था बच्चों, निकोलस मानुची और पीटर मुंडी। याद रखेंगे ये दोनों इटली के यात्री थे, कहां के थे दोनों रहने वाले, ये इटली के यात्री थे, भारत आए थे किसके दरबार में, तो शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए कैप्टन हॉकिंस कब आया था, टॉमस रो और हॉकिंस, देखो हॉकिंस कब आया था, 1608 में आया था, जहांगीर के दरबार में, किसके दरबार में ये आया था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, किसके, जहांगीर के शासनकाल में 1608 में आया था विलियम हॉकिंस। और टॉमस रो कब आया था, 1615 में ही आया था, कब आया था, 1615 में, और ये भी जहांगीर के दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में कौन आया था, तो याद रखेंगे टॉमस रो भी कब आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों जो विकल्प है ये दोनों कहां होंगे, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और इब्न बतूता कब आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था, तो याद रखना बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में, कब की बात है ये, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, कौन आया था, इब्न बतूता भारत आया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पे बताएंगे किसे संसद की जननी कहा जाता है, संसद की जननी इनमें से किस देश को कहा जाता है, यानी कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो माता या जननी किसे कहा जाता है, ठीक है, जहां पर की पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हुई थी, बताओ भाई। तो यहां पर क्या होगा इसका राइट आंसर, तो बच्चों याद रखना ब्रिटेन की संसद, क्या होगा, ब्रिटेन की संसद, याद रखना, ठीक है, क्या होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें कि ब्रिटेन से जो संसदीय व्यवस्था है ना हमारे देश में कहां से ली गई है, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई, नोट करना, कहां से, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और भारत में जो ब्रिटेन संसदीय प्रक्रिया की बात करें तो ये ब्रिटेन के संविधान से। और देखो जो ब्रिटेन में दो तरीके की संसदीय व्यवस्था है, यहां पर क्या बच्चों, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, याद रखना यहां पर क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। जैसे अपने भारत में राज्यसभा और लोकसभा है ना, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे राज्यसभा, अपने देश में भारत में इसे क्या कहा जाता है, तो भारत में देखो हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा के नाम से जानते हैं, अपर हाउस, इसे क्या बोलते हैं, अपर हाउस कहते हैं, नोट करना राज्यसभा को भारत में। और ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, तो ब्रिटेन में इसे क्या कहते हैं, तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। और दूसरा बच्चों निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स कहां कहा जाता है, तो याद रखना ये ब्रिटेन में, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स इसे कहां कहते हैं, तो ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। और अपने देश में क्या कहते हैं, इसे लोकसभा, ठीक है, अपने देश में क्या कहा जाता है, तो लोकसभा के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है, लोअर हाउस, क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा के नाम से जाना जाता है। तो ये व्यवस्था कहां से, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आइए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन रहा है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2024 का फाइनल हो चुका है, 2 दिन पहले हो गया, किस टीम ने इसे जीता है बताइएगा, ठीक है। चलिए और सारे बच्चे क्लास को शेयर करिएगा, शिल्पा, ठीक है, शिल्पा, सुनीता, हरिवंश, जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, बताएंगे कि रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन रहा है। तो रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता बच्चों कौन जीता, तो लिखेंगे मुंबई ने जीता, किसने जीता, 42वीं बार, याद रखना 42वीं बार किसने जीता है, तो नोट करेंगे मुंबई ने इसको 42nd टाइम जीता है। हराया किसे, विदर्भ को हराया, ठीक है, विदर्भ को हराया है, इस बात को भी नोट करेंगे, ठीक है, विदर्भ को हरा करके 42वीं बार किसने जीत लिया, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता ये मुंबई ने जीत ली है, किसने जीत लिया, मुंबई ने जीता है। और एक बात और याद रखेंगे कि जो ये रणजी प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो रणजी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखेंगे 1934 में, ठीक है, कब हुई थी, 1934 में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी। और याद रखना बच्चों की जो अभी कैप्टन थे, मुंबई टीम के कैप्टन कौन है, अजिंक्य रहाणे, मुंबई टीम का कप्तान कौन था, तो नोट कर लीजिएगा मुंबई टीम के जो कप्तान है अजिंक्य, क्या लिखेंगे, अजिंक्य रहाणे, ठीक है, अजिंक्य रहाणे कौन है, तो याद रखेंगे ये मुंबई टीम के कैप्टन रहे, मुंबई रणजी टीम के कैप्टन कौन थे, अजिंक्य रहाणे। और इनकी कैप्टेंसी में याद रखना 42वीं बार मुंबई ने रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता जीती है, ठीक है।
कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है बताइएगा। हाँ, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी। बताओ भाई कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है बताइएगा, ठीक है, कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको की क्रिकेट पसंद है कि भाई हाँ क्रिकेट के मतलब बहुत बड़े बिग फैन है। मुझे तो बहुत मार पड़ी है, ठीक है, मुझे तो इसके लिए बहुत मार पड़ी है। जब क्रिकेट की बात करूं ना, जब भी क्रिकेट का मतलब मैं क्रिकेट के लिए तो पागल था, मेरे अंदर एक ही पागलपंती थी, किसके लिए सवार थी, क्रिकेट के लिए। खेलना है चलो कोई बात नहीं, मार पड़ेगी देखा जाएगा, पहले क्रिकेट खेल लेते हैं। चलिए बताओ भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, ठीक है, या किस शहर में आ जाता है। जो इकाना स्टेडियम है ये भारत के किस राज्य के अंदर या किस शहर के अंदर आ जाता है बताएंगे, ठीक है। जो बच्चों इकाना स्टेडियम है ये भारत के किस राज्य के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इकाना स्टेडियम आपको कहां मिलेगा? लखनऊ में मिलेगा, ठीक है। इकाना स्टेडियम कहां पर है ये? तो याद रखेंगे इकाना ये लखनऊ में है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद इस स्टेडियम का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो याद रखेंगे इस स्टेडियम का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया गया इकाना का नाम। मुझे बहुत ज्यादा बट अब ना खेलते हैं, अच्छा अब नहीं खेलते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं मुंबई में कौन सा स्टेडियम बच्चों वानखेड़े है। आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? वानखेड़े स्टेडियम के बारे में, ठीक है। वानखेड़े हो गया ब्रेबोर्न स्टेडियम, क्या लिखेंगे? ब्रेबोर्न। ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। जिमखाना क्लब, क्या लिखिएगा? जिमखाना। जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड ये कहां? मुंबई में है। इसके साथ साथ याद है डी.वाई. पाटिल। डी.वाई. पाटिल एक्चुअली मुंबई से हटके है, ये कहां पर? नवी मुंबई में है। डी.वाई. पाटिल ये कहां है? तो नवी मुंबई में है, ठीक है। नवी मुंबई में कौन सा स्टेडियम है? तो नवी मुंबई में याद रखना डी.वाई. पाटिल ये क्रिकेट स्टेडियम आ जाता है। नई दिल्ली में कौन है? अरुण जेटली। आप लोग क्या पढ़ते हैं? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो अरुण जेटली जो क्रिकेट स्टेडियम है इसे हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते थे। किसके नाम से? फिरोज शाह कोटला। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम को हम लोग क्या बोलते थे? फिरोज शाह कोटला। इसके अलावा यहीं पर क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या लिखेंगे? जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम, सॉरी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। और जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है ना ये मल्टीपर्पज है, ठीक है। ये कैसा बच्चों? सभी खेलों के लिए। जवाहरलाल किसके लिए है? तो नोट करना ये सभी खेलों के लिए है। किसके लिए है ये? सभी खेलों के लिए, नोट करना, ठीक है। सभी खेलों के लिए कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है ना ये सभी खेलों के लिए है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हैदराबाद में क्या रोहित शर्मा है? हैदराबाद में कौन सा स्टेडियम है? तो रोहित शर्मा हैदराबाद में है, साथ में राजीव गांधी भी है, क्या लिखेंगे? राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, क्या लिखेंगे? राजीव गांधी। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर मिलेगा? तो राजीव गांधी जो क्रिकेट स्टेडियम है ध्यान रखना आपके ये हैदराबाद तेलंगाना में आ जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे बढ़े। इनमें से बताएंगे कौन सा पक्षी अभ्यारण्य बिहार में मौजूद नहीं है। इनमें से कौन सी एक बर्ड सेंचुरी है जो बिहार में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे कर दें, अच्छा ओके ठीक है, एक सेकंड वेट करेंगे। हाँ अब बताइएगा बिहार में इनमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य नहीं आता है। इनमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जो कि बिहार में नहीं है? चलिए बिल्कुल शिल्पा सिंह जी मैंने कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रॉपर दिख रहा है हाँ या ना? ठीक है बताओ भाई, ठीक है। इनमें से क्या बताएंगे? इनमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य बिहार में मौजूद नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य ऐसा है जो कि बिहार में मौजूद नहीं है, क्या लगता है? देखो इनमें बच्चों अगर बात की जाए तो कौन सा आ जाता है? देखो नकटी, ये नकटी कहां पर? बिहार में है। भीम बांध कहां पर? बिहार में है। नागी बंध कहां पर है? ये भी बिहार में है। तो कौन सा नहीं होगा? तो याद रखना चिंतामणि, ठीक है। जो चिंतामणि है ना ये चिंतामणि कहां मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। चिंतामणि ये कहां पर? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आ जाता है। बाकी तीनों ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर, बर्ड सेंचुरी कहां पर है? तो याद रखो बच्चों ये तीनों बर्ड सेंचुरी आपकी आ जाती है बिहार राज्य के अंदर। कहां पर है ये? बिहार राज्य के अंतर्गत आ जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कनक दुर्गा अम्मा वारी मंदिर कहां पर स्थित है? कनक दुर्गा अम्मा वारी जो मंदिर है ये भारत के किस राज्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। कनक दुर्गा अम्मा वारी मंदिर जो है ये भारत में कहां पर है? चलिए बताइएगा, ठीक है। आइए जानते हैं। देखो जो कनक दुर्गा अम्मा वारी मंदिर है ना ये कहां मिलेगा? विजयवाड़ा में। कहां पर स्थित है ये? विजयवाड़ा है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। विजयवाड़ा कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर क्या आ जाता है? विजयवाड़ा आ जाता है। और यहां पर कौन सा मंदिर है? तो याद रखें कनक दुर्गा अम्मा वारी मंदिर आ जाता है। तिरुपति बच्चों ये कहां पर? तिरुपति ये भी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तिरुपति कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और हम लोग बोलते हैं ना तिरुपति बालाजी मंदिर, एक्चुअली ये जो मंदिर है ना वेंकटेश्वर, कौन सा मंदिर है? वेंकटेश्वर मंदिर है, ध्यान रखिएगा वेंकटेश्वर मंदिर।
और इसी मंदिर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कहां मिलेगा? आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक है। और मलुगु, मलुगु में क्या बच्चों? रुद्रेश्वर। रमप्पा टेम्पल का नाम सुना? रमप्पा, रमप्पा मंदिर कहां शामिल है? तो रमप्पा मंदिर ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था। कहां पर? यूनेस्को की धरोहर में किसे शामिल किया गया? रमप्पा मंदिर को, ठीक है। इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? रुद्रेश्वर, ठीक है। इसे रुद्रेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और ये यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया, जो कहां मिलेगा? तेलंगाना में। रमप्पा टेम्पल कहां पर बच्चों? ये वर्तमान में तेलंगाना राज्य के अंतर्गत ये आ जाता है और यूनेस्को की धरोहर में इसे शामिल किया गया है। बनारस में काशी विश्वनाथ जी है। बनारस में कौन सा मंदिर है? तो काशी विश्वनाथ, याद रखेंगे, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहां पर? बनारस के अंतर्गत आ जाता है। आओ भाई अगला क्वेश्चन बताएंगे। विश्व गौरैया दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? विश्व जो गौरैया दिवस है ये इनमें से किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा, ठीक है। ठीक है, बताओ भाई इनमें से जरा बताइएगा क्या लगता है, ठीक है। आप लोग इनमें से बताएंगे कि जो विश्व गौरैया दिवस है ये कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व गौरैया जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? क्या लगेगा इसका आंसर? आइए जानते हैं। देखो, विश्व गौरैया दिवस बच्चों कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। नोट करेंगे, इस दिन क्या मनाते हैं? विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे जो मनाया जाता है ना, विश्व गौरैया, क्या लिखेंगे? विश्व गौरैया दिवस। तो विश्व गौरैया दिवस ये कब मनाते हैं? तो नोट करेंगे, ये 20 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। 20 मार्च को। 12 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय, क्या लिखेंगे? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ना, इंटरनेशनल नर्सेस डे, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मनाते हैं? तो बच्चों नोट करेंगे 12 मई को मनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है आपके कब? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। और 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्या लिखेंगे? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ल्ड वेटलैंड डे बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, ये आपका 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। और 20 फरवरी को, सॉरी 20 मार्च को क्या मनाते हैं? तो याद रखा, विश्व गौरैया दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सुनीता, शिल्पा, विशाल, बिहार के लाल, एमडी, अखलाक, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी आपको पता होगा आज चुनाव की घोषणा हो गई, ठीक है। आज भारत में लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर दी गई। 7 चरणों में क्या होना है? चुनाव किए जाने हैं, ठीक है। कितने? 7 चरणों में अलग अलग राज्यों में चुनाव किए जाने हैं, ठीक है। तो बिहार का अलग होगा, सबके राज्यों के अलग अलग हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और जो इलेक्शन कमीशन है ये हमारे भारतीय संविधान में कहां पर है? 324 से लेकर 329 आर्टिकल, ये किससे संबंधित है? तो बच्चों ये निर्वाचन आयोग से संबंधित, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा? तो 324 से 329 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। और इसमें दोनों को किसे नियुक्त किया गया? दोनों को, सुखविंदर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, इन दोनों को क्या नियुक्त किया गया? याद रखना, चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों लोगों को क्या नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, ठीक है, इन दोनों लोगों को याद रखेंगे क्या नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की। और हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो बच्चों याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। कौन है? राजीव कुमार जी अभी हमारे देश के वर्तमान में कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन मिलेगा? राजीव कुमार जी मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट पे, पंजीकृत बीज के लिए कौन सा रंग प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? ठीक है, जो रजिस्टर्ड सीड होते हैं, जो पंजीकृत बीज होते हैं, जैसे किसान होंगे, ठीक है, हम लोग किसान हैं, ठीक है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो जब किसान मार्केट में खरीदने जाता, कोई बीज खरीदने जाता, जैसे धान का हो गया, गेहूं का हो गया, चने का हो गया, मसूर का हो गया, उड़द मूंग का, किसी भी सीड को लेने जाता है वो मार्केट में, तो जरा बताइएगा उस सीड पर जो रजिस्टर्ड सीड होता है कौन सा कलर का सिंबल होता है? ठीक है, इनमें से कौन सा उसमें सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण उसमें लिखा होता है सिंबल के रूप में? बताओ भाई, ठीक है, क्या लगता है? हाँ, राजीव कुमार जी, बहुत बढ़िया। मोहम्मद अखलाक जी, ठीक है, ठीक है, बिहार के लाल, शिल्पा, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों नोट करेगा, नीला। कौन सा होता है? नीला कलर का रंग होता है, ध्यान रखना, कौन सा? नीला कलर का रंग होगा, कहां पर?
तो रजिस्टर्ड सीट की जो सर्टिफिकेशन होता है ना, प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है, उसमें नीला कलर का मार्क होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब ये समझ में आ जाएगा, अगर वो नीला कलर उसमें मार्क है, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि ये रजिस्टर्ड सीड है और ये सर्टिफाइड है, ठीक है, क्या है, सर्टिफाइड है। आइए बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखो जो नॉन वेजिटेरियन चीजें होती है इसमें लाल मार्क होता है, आपको पता होगा ना कि बच्चों जो वेजिटेरियन नहीं होगा उसमें लाल मार्क होगा। कौन सा होता है, लाल मार्क का सिंबल होता है, देखो आप लोगों ने, कोई भी सामान आप खरीदना अगर उसमें रेड मार्क आता है ना तो क्या होगा, वो कैसा होगा, तो नॉन वेजिटेरियन होगा, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है ये भारत में कहां पर है। देखो केंद्रीय विकास बोर्ड जो बना, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 में। कब हुई, 1987 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जोधपुर में है। कहां पर है ये, जोधपुर राजस्थान के अंदर इसका मुख्यालय मिलेगा। कहां स्थित है ये, तो जोधपुर बच्चों राजस्थान में किसका मुख्यालय है, तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय है, ठीक है। झांसी में क्या, तो चारा अनुसंधान केंद्र, क्या लिखेंगे, चारा अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है, तो चारा अनुसंधान केंद्र नोट करना, झांसी उत्तर प्रदेश में है। कहां पर, झांसी उत्तर प्रदेश में है। हैदराबाद में क्या मिलेगा, तो डीएनए लेबोरेटरी, ठीक है, जो डीएनए फिंगरप्रिंट लेबोरेटरी है ना, तो याद रखना बच्चों जो डीएनए लेबोरेटरी है आपको कहां मिलेगी, तो हैदराबाद तेलंगाना में। और यहीं पर क्या है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान, क्या लिख लीजिएगा, हैदराबाद में ही राष्ट्रीय पोषण संस्थान है। क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये कहां पर है, तो हैदराबाद के अंदर आ जाता है। साथ में यहीं पर क्या मिलेगा, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो नोट करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान बच्चों आपके हैदराबाद तेलंगाना में आ जाता है। कहां पर, हैदराबाद तेलंगाना में। और कारपुरथला में क्या, रेलवे सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना, ठीक है, रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना ये कहां मिलेगा, तो कपूरथला में मिलेगा, ध्यान रखना, जो कि पंजाब में आ जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताएंगे, नेस्कैम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। जो नेस्कैम बच्चों इसका फुल फॉर्म क्या है, तो लिख लीजिएगा नेशनल, क्या लिखेंगे, नेशनल एसोसिएशन, क्या लिखेंगे, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज, क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी, ठीक है, क्या लिखेंगे, सर्विसेज कंपनी, ठीक है, COMPNY, ठीक है। तो याद रखेंगे क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंपनी, ये नेस्कैम का फुल फॉर्म है। और नेस्कैम की स्थापना कब होती, तो याद रखेंगे 1988 में की गई। कब की गई थी, 1988 में नेस्कैम की स्थापना की गई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा, तो बच्चों नोट करना, दिल्ली में है, ठीक है। 90 में क्या बना, सिडबी, आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, सिडबी का नाम सुना, सिडबी, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर, लखनऊ यूपी में है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना की गई 1927 में। क्या बना, फिक्की, फिक्की का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिक्की समूह का है ना, या फिक्की संगठन का नाम सुना होगा, फिक्की। और इसका भी मुख्यालय कहां पर, दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखना, कहां पर, दिल्ली में। स्थापना कब की गई, 1927 में इसकी स्थापना होती है। 1982 में क्या बना, तो याद रखेंगे 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, तो बच्चों याद रखना नाबार्ड कब बना था, तो 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर, तो याद रखना मुंबई में, ठीक है, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और केवी साजी कौन है, वर्तमान में नाबार्ड के हेड हैं, कौन है, केवी साजी जो है ना, ये वर्तमान में नाबार्ड के हेड है, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार कागजी मुद्रा कब शुरू की गई थी, ठीक है, भारत में पहली बार कागजी मुद्रा कब शुरू की गई थी, बताइएगा, ठीक है। भारत में पहली बार जो कागजी मुद्रा है इसकी शुरुआत कब की गई थी, क्या लगेगा बताइएगा, ठीक है। चलिए और सारे बच्चे क्लास को शेयर कर लीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे लाइव हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे लाइव हैं यहाँ पे सभी लोग क्लास को शेयर करिएगा। पीडीएफ कहाँ मिलता है सर, क्लास का, ठीक है, पीडीएफ इसका अभी तो कहीं पर नहीं मिल रहा, लेकिन एप्लीकेशन पर मिलता है। एग्जामपुर का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना, एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है, एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बताएंगे यहाँ पर कागजी मुद्रा की पहली बार शुरुआत कब की गई थी, ठीक है, तो कागजी मुद्रा बच्चों कब शुरू किया गया, 1861 में, ठीक है। यहां पर याद रखना जो कानूनी तौर पर याद रखना, यहां पर क्या मिली थी, कानूनी मान्यता, ठीक है,
कानूनी मान्यता के तहत भारत में जो पहली बार नोटों को छापा गया था, कब छापा गया था? 1861 में, ठीक है। कब? 1861 में नोटों को प्रिंट किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 1937 में क्या हुआ था बच्चों? आरबीआई ने पहली बार नोट छापे थे। आरबीआई ने 5 रुपए का नोट प्रिंट किया था। कब किया था? तो आरबीआई ने, याद रखना, जो 5 रुपए का नोट आरबीआई ने कब प्रिंट किया था? 1937 में। और 1970 में क्या हुआ था? भारत का पहला बैंक स्थापित किया गया था, ठीक है। भारत में पहला बैंक स्टेब्लिश किया गया था। और भारत के पहले बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था इसका? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत का पहला बैंक था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भारत का पहला बैंक था जो कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहां पर? कोलकाता में स्थापित किया गया था, ध्यान रखना। अलेक्जेंडर और कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा इसे कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन यह बैंक बैंकरप्ट हो गया था, यह बैंक दिवालिया हो गया था, बंद हो गया, ठीक है। क्या हो गया था? बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। 1872 में क्या हुआ था बच्चों? याद रखना, अनाधिकारिक जनगणना होती है, अनऑफिशियल, अनाधिकारिक जनगणना, इसे क्या बोलते हैं? अनऑफिशियल जनगणना कहते हैं, अनाधिकारिक जनगणना, अनऑफिशियल सेंसस। और ये किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड मेयो। किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अनाधिकारिक जनगणना ये 1872 में होती है। और 1881 ईस्वी में पहली बार क्या होती है? तो ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक, क्या लिखेंगे? आधिकारिक जो जनगणना भारत में हुई थी, आधिकारिक जनगणना, ये भारत में कब होती है? तो याद रखना, ये 1881 में होती है। और यहां पर शासन किसका था? लॉर्ड रिपन का था। किसका था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, याद रखेंगे, यहां पर आधिकारिक जनगणना का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन से अनुच्छेद ने भारत में मदरसों को शिक्षा के आधिकारिक नियम के दायरे से बाहर रहने में मदद की है? तो याद रखना अनुच्छेद 30, याद रखना जो अनुच्छेद 30 है बच्चों, यहां पर क्या है? तो मदरसे, जो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, चाहे सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध है, ईसाई है, मुस्लिम है, ये कहां आते हैं? अपने माइनॉरिटी में आते हैं। तो इनको अपना खुद का मदरसा चलाने का जो अधिकार है, कहां पर? अनुच्छेद 30 के तहत प्रदान किया गया है। देखो भाषा लिपि, अनुच्छेद 29 में क्या है? तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, इनको अपनी भाषा, अपनी लिपि का, ठीक है, याद रखें, लिपि, इनको संरक्षित करने का अधिकार है। क्या है? इनको संरक्षित करने का अधिकार है, ध्यान रखना, संरक्षित करने का अधिकार। ये कहां पर प्रावधान किया गया, प्रोविजन किया गया है? तो याद रखना आर्टिकल 29 में। तो जो 29 और 30 दोनों अनुच्छेद है, किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से है। किससे है? जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, ठीक है, ध्यान रखें, हितों की रक्षा, ये कहां पर प्रावधान है? तो याद रखना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर प्रावधान किया गया है। आओ भाई अगला क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या क्या होती है? विधान परिषद, बिहार के अंदर विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बताओ भाई कितनी संख्या होनी चाहिए, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितनी संख्या होती है मिनिमम? तो बच्चों याद रखना 40 होगी। कम से कम कितनी होगी? तो कम से कम, याद रखना, कम से कम 40 होगी। और अधिकतम कितनी हो सकती है? 100, ठीक है। 100 क्या है? तो याद रखना ये अधिकतम इसका प्रावधान किया गया, नोट करेंगे। और राज्य की विधानसभा, देखो इसमें यह कहा गया गाइडलाइंस में कि अगर राज्य की विधानसभा जो जितनी सीटें हैं, राज्य की विधानसभा की सीटों का, ठीक है, राज्यसभा की विधानसभा सीटों का 1/3 सदस्य क्या हो सकते हैं? 1/3 सदस्य के बराबर इसमें क्या होगी? सीटों की संख्या हो सकती है। लेकिन याद रखना ये कहां पर अपवाद है, कई राज्यों में ये क्या है? अपवाद है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? मिनिमम कितने होंगे? 40 हो सकते हैं। अधिकतम कितनी हो सकती है? 100 अधिकतम होते हैं। और 30 उम्र क्या होगी? उम्र सीमा, जो एमएलसी होते हैं ना, मेंबर, एमएलसी जो चुने जाते हैं बच्चों, एमएलसी बनने के लिए कितनी उम्र सीमा है? 30 साल होती है, नोट करेंगे, ठीक है। और 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, नोट करेंगे, ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल होगा। और एक बात और याद रखना कि 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 जो सदस्य होंगे, ये 2 वर्ष में क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, यानी कि रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, हट जाएंगे। जैसे राज्यसभा का नियम है ना, वैसे यहां पर भी नियम होता है, ध्यान रखना। 90% चीजें क्या है? मैच करती हैं। और ये भी क्या है? एक स्थायी सदन है। याद रखना एमएलसी यानी कि जो आपका क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, ये क्या है बच्चों? तो एक स्थायी सदन है। क्या है? ये एक स्थायी सदन है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? 40 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग होमवर्क में दीजिएगा, क्योंकि मेरी अभी 9 बजे फिर से क्लास है, तो मुझे क्लास रोकना पड़ेगा, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं लेट हो जाऊंगा।
तो चलिए कोई बात नहीं, आज वैसे भी आपकी 20-25 मिनट क्लास बेकार हो गई क्योंकि कैमरा ऑन ही नहीं किया था, सारी क्लास बेकार हो गई। ठीक है, सारी क्लासेस बेकार हो गई। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल। ठीक है, कल मिलते हैं आप लोगों से एक नई क्लास में। तो आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करिएगा और कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि जो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल है ये किसे अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। मिलते हैं कल आप लोगों से एक नई क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।